अच्छा बच्चों, सबसे पहली चीज जो है ना वो ये है कि आपने एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये है कि जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है, इसके अंदर जो सवाल बनते हैं ना एमसीक्यूज, उसके अंदर मार्केट की सप्लाई, मार्केट की डिमांड और गुड्स को डिफरेंट टर्म्स के साथ कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है, कंफ्यूजन। जैसे मिसाल के तौर पे इस सवाल में देखिए, पहले सवाल में टोटल क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमीज इंटरमीडिएट गुड्स लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं? इंटरमीडिएट गुड्स लिखी गई हैं। तो जब इंटरमीडिएट गुड्स लिखी जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो अभी मुकम्मल नहीं हुई, दरमियान में है प्रोडक्शन के। तो इंटरमीडिएट गुड्स तो कभी भी एग्रीगेट डिमांड नहीं कहलाती। डिमांड तो हमेशा किसकी होती है? फाइनल गुड्स की होती है। एक तो ये चीज है। दूसरा, मार्केट डिमांड की डेफिनेशन को एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन में मिक्स कर दिया जाता है। तो एक सिंपल सवाल ये आता है पेपर में। तो एक तो आपने इसका ख्याल रखना। दूसरी, समझ आई बात की क्या है? फाइनल गुड्स की बजाय इंटरमीडिएट लिख देगा या सेमी प्रिपेयर्ड लिख देगा। या जो मार्केट डिमांड की डेफिनेशन है, ए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफ अ गुड, ठीक है, ए सेलर इज रेडी टू सेल एट टाइम, वो इसको मिक्स करेगा। फिर बच्चों, अगली बात ये आ जाती है, यू सी aggregate demand curve downward sloping because in the price level means and क्या बच्चों, क्या decrease in real money supply, therefore level of real spending. According to monetarist, an increase in money supply, other things equal, shift aggregate demand curve to the क्या बच्चों? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप है डाउनवर्ड, ठीक है। और प्राइस लेवल, उसकी वजह ये है कि जब भी प्राइस लेवल डिक्रीज होगा, शाबाश, रियल मनी सप्लाई देयर फॉर लेवल ऑफ स्पेंडिंग क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। कि प्राइस लेवल के कम होने से स्पेंडिंग में क्या होगा बच्चों? इजाफा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब भी प्राइस लेवल कम होगा, प्राइस लेवल के कम होने से डिमांड में इजाफा होगा। दूसरी तरफ मोनेटरिस्ट, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई अदर थिंग्स इक्वल, शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई टू द राइट। जब भी पैसे में इजाफा होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, आपका क्या होगा शाबाश बच्चों? आपका शाबाश एग्रीगेट सप्लाई कब किधर होगा? MS1 से MS2 हो जाएगा। क्यों? क्या इंक्रीज हुई है? शाबाश, सप्लाई। ठीक है जी। तो मॉनेटरी सप्लाई के बढ़ने से आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व किधर जाएगा बच्चों? डेट्स इंक्रीज टू राइट। क्या हाल है? नहीं, गलत कह सकते आप। आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व किधर जाएगा? राइट बढ़ जाएगा। क्यों जाएगा बच्चों? क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा होगी। लोगों के पास जब भी पैसा ज्यादा आएगा वो ज्यादा चीजों की खरीदारी करेंगे। अगर प्राइस लेवल की वजह से चेंज होता तो इसी के एक पॉइंट से दूसरे पे चला जाता। किसकी वजह से चेंज हुआ है? मनी सप्लाई के बढ़ने से। तो मनी सप्लाई के बढ़ने से मार्केट में मनी की मिकदार ज्यादा हो गई, और जब मिकदार ज्यादा हो गई तो डिमांड ने ज्यादा होना है। लेकिन अब डिमांड करके एक पॉइंट से दूसरे पे नहीं जा सकते क्योंकि ये अदर फैक्टर है। प्राइस लेवल होता तो शिफ्ट ना होता। ये मनी सप्लाई अदर फैक्टर है, लिहाजा किधर जाएगा? राइट साइड। जी, एग्रीगेट डिमांड है, दिस वन किधर जाएगा? राइट साइड। ठीक है जी। अच्छा, अब आ गया बच्चों, कहता है कि कनेजियन एनालिसिस एग्रीगेट डिमांड इन टर्म्स ऑफ फोर कंपोनेंट ऑफ द पार्ट। तो फोर कंपोनेंट ऑफ द पार्ट क्या होंगे? C+I+G+X-M। बाकी हर एक के अंदर कोई ना कोई चीज एक आध गड़बड़ जरूर होगी, या राइट या लेफ्ट, कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम जरूर होगी। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, आगे क्या आ गया जी? देखो इधर लिखा हुआ है एक्चुअल और प्लान। क्या बच्चों?
प्लान्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, प्लान्ड ही होती है। क्या होती है? हमेशा प्लान्ड ही होती है ना, कि क्या प्लान किया है कारोबार ने, ठीक है। हम कहते हैं उसको प्लान्ड है, ठीक है। बात समझ आ रही है? हम उसको हमेशा क्या कहते हैं? प्लान्ड ही काउंट करते हैं। एक्चुअल जो होती है वो डिफरेंट आ जाता है, एक्चुअल तो हैपनिंग के बाद आएगी ना। लेकिन अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है तो स्पेंडिंग भी तो फिर ज्यादा हो जाएगी ना। फिर जो क्लाइंट हमने 60 लाख की भी है, प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया तो नहीं, असल में देखिए, एक होती है एक्चुअल, एक होती है प्लान्ड, ठीक है। तो आप जिस एग्रीगेट डिमांड को बात कर रहे हो, हमने ये कहा है कि एक होता है ना, जैसे आप कह लो कि हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है और ये वाई नॉट है, ये एक्चुअल है और ये क्या है? प्लान्ड है, ठीक है। तो कनेजियन जो बात करता है, कनेजियन फोर कंपोनेंट में प्लान्ड की बात करता है, क्योंकि उसका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो ये है। और जहां पे क्या आता है? फुल एम्प्लॉयमेंट आता है, राइट। जहां पे क्या आता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। लिहाजा वो प्लान्ड की बात करता है कि हमेशा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के पास जाएंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट हमें मिलेगा। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कब कहाँ होनी चाहिए? इस पॉइंट पे, ये आइडियल पॉइंट है। अच्छा बच्चों, टोटल क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमीज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स, एग्रीगेट डिमांड, और क्या बच्चों? द एग्रीगेट सप्लाई, द एग्रीगेट डिमांड, द फिलिप्स कर्व, द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोथ ए एंड बी। क्या हाल है जी? क्या होना चाहिए बच्चों? एग्रीगेट डिमांड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इस तरह का सिंपल सवाल भी आ सकता है पेपर में, ठीक है जी। अच्छा, द एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई में क्या आ सकती है? उसकी डेफिनेशन आ सकती है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड फॉर, ठीक है, ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। क्लियर जी? प्राइस लेवल, सॉरी, प्राइसेस भी हो सकता है, प्राइस लेवल। अगर खाली प्राइस होता तो मैक्रो बन जाता, प्राइसेस है, प्राइस लेवल है, तो फिर क्या बनेगा? मैक्रो बन जाएगा। क्लियर जी? जब आप माइक्रो में जाते हैं तो इधर क्या होती है? प्राइस। इधर क्या होती है? क्वांटिटी। जब मैक्रो में आते हैं तो इधर क्या होता है? प्राइस लेवल। और इधर क्या होती है? रियल आउटपुट। सही होगी बात? लिहाजा क्या आएगा? प्राइस लेवल आएगा। क्लियर जी? बी में क्या मसला है? द क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस ऑफर्ड फॉर सेल एट करंट प्राइस लेवल एंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑफर्ड। क्या हाल है जी? कहता है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल। क्योंकि एक लेवल नहीं है, अगर प्राइस लेवल तुम ज्यादा करोगे तो सप्लाई ज्यादा मिलेगी, कम करोगे तो सप्लाई कम मिलेगी। तो वो एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मल्टीपल पॉइंट्स है उसको। अच्छा बच्चों, आगे क्या गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या नहीं होता बच्चों? नेट एक्सपोर्ट भी नहीं होती, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी नहीं होते, ठीक है जी। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, तो क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों ही नहीं होंगे, कंजम्पशन तो होगी। अच्छा बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा बच्चों? जहां पर, शाबाश बच्चों, आपकी कंजम्पशन और इनकम लेवल यानी सी प्लस एस और सी प्लस आई दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इस तरफ डिस सेव है, इस तरफ सेव है, तो यहाँ सेविंग क्या होगी बच्चों? जीरो। तो एक तो बात ये होगी, ठीक है। और इस वक्त जितनी आपकी आमदनी होगी सारी की सारी क्या हो रही होगी? खर्च हो रही होगी। क्लियर जी? सारी की सारी आमदनी खर्च हो रही होगी। क्लियर जी? अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या चीज ट्रू?
नहीं है जी बच्चों। एग्रीगेट कंजम्पशन किसके बराबर होती है? कहता है कंजम्पशन एंड सेविंग। ये क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई। और ये क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। सी प्लस एस जो होता है एग्रीगेट सप्लाई होती है, सी प्लस आई क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड होती है। ठीक है जी। तो हमने क्या करना? विच इज नॉट ट्रू फॉर एग्रीगेट? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी? एग्रीगेट डिमांड को स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट अबव द ओरिजिन। ये बात ठीक है। क्या हाल है जी? ओरिजिन से अबव होती है ना? ये देखिए यहाँ से शुरू होती है। अच्छा देन यहाँ से शुरू हो सकती है, देखिए यहाँ से शुरू हो रही है। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई हमेशा कहाँ से शुरू होगी? ओरिजिन से। ठीक है जी। तो ये बात ठीक हो गई। और उसके बाद एग्रीगेट कंजम्पशन, ये एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है जी। एग्रीगेट डिमांड हैज पॉजिटिव स्लोप। ये बात जो है क्या है बच्चों? सही है गलत है? गलत है। क्यों? नेगेटिव स्लोप होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? पॉज सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड है, पॉजिटिव स्लोप ही होती है यहाँ पे। क्या चीज गलत है? एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस सेविंग नहीं होती, वो एग्रीगेट सप्लाई होती है। तो ये ऑप्शन चूज करेंगे ना। क्या हाल है जी? सी प्लस एस एग्रीगेट सप्लाई है, सी प्लस आई क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। क्लियर बच्चों? और एग्रीगेट डिमांड वो वाली होती है ना जो ये वाली। ठीक है। ये वाला कर्व तो पॉजिटिव स्लोप होता है। दोनों ही पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर, एग्रीगेट डिमांड भी और एग्रीगेट सप्लाई। ये कर्व नहीं पढ़ा आपने? ये नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा हुआ है। तो यहाँ तो पॉजिटिव स्लोप होता है। क्या हाल है? क्या समझो? भूल क्यों जाते हो यार चीजें? है भाई? पक्का याद किया अगर यार। अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? कौन कौन सा बच्चों? शाबाश। ऑप्शन कहता है डी ऑप्शन में होना चाहिए ए और बी। क्यों बोला? सी भी होता है और आई भी होता है, सेविंग नहीं होता। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है ना। सोच क्यों रहे हो? ठीक है, तो सेविंग तो इसके अंदर नहीं आती। क्लियर? और ये वाली डायग्राम जो है ना, ये भूलनी नहीं है। दो डायग्राम थी। एक डायग्राम ये वाली थी जिसके अंदर 45 डिग्री एंगल लाइन एग्रीगेट सप्लाई कर्व था। और ये वाली लाइन क्या थी बच्चों? एग्रीगेट डिमांड थी। तो पहले वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई वाला ये जो है ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है। इसके नीचे जो हमने बनाया था याद है आपको? एक और डायग्राम बनाई थी ये वाली जिसके अंदर ये सेविंग कर्व है। ठीक है, ये वाला सेविंग कर्व है। राइट जी। और आपका इस तरह से है, ये आपका सेविंग कर्व है और ये तकरीबन यूं आया था ये ऐसे। ठीक है ना? और ये सेविंग कर्व था। ठीक है, और ये आपका क्या था? नेट इन्वेस्टमेंट। याद है आपको? ठीक है, और एक इक्विलिब्रियम ये भी था, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये हमने ऐसे पढ़ा था कि सी प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई, ये एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड, सी सी से कैंसिल हो गया और सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और इसका नाम था लीकेज इंजेक्शन अप्रोच। तो याद होगा आपको हमने कहा था अगर आप यहाँ होंगे, अगर आप यहाँ होंगे तो यहाँ पे क्या है? शाबाश। सी सी तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग से इनकम बढ़ेगी। और यहाँ पे क्या है? शाबाश। सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट से इनकम घटेगी। यही चीज यहाँ पे था। इस गैप में देखो, ये सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो इनकम में क्या होगा? इजाफा होगा। और यहाँ पे क्या है? शाबाश। इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज्यादा है, इनकम में कमी आएगी। ये पढ़ा था आपने? क्यों भाई?
ये वाली अप्रोच पढ़ी थी आपने? नहीं? यार याद नहीं यार, आप अक्सर अक्सर चीजें आपको याद नहीं, आप क्या करें बताओ। मोस्टली चीजें। अच्छा बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, ये वाली अप्रोच याद है आपको? क्यों भाई? सारे बच्चों को याद है, चलो सही है। आप चैप्टर 6 में जाके ना, तो आज इसको लाजमी देख लेना। किताब है आप पास? नहीं, किताब नहीं लाए। तो ये अप्रोच है, इसके अंदर आपने कहीं इसको निगलेक्ट क्यों किया है? बड़ा अहम मामला था, तो आप लोग भूल कैसे गए भाई? ये तो भूलना नहीं चाहिए था आपको। आपने ये क्या जुल्म किया अपने साथ? कर गया, किधर गया, किधर गया? हाँ भाई शिदादे, ये देखना, ये अप्रोच याद है तुम्हें? है? ये कौन सा है? कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये देख, इन्वेस्टमेंट, ये मेरा भाई, ये देख इक्विलिब्रियम, ये देख सेविंग कर्व, ये वाला है एग्रीगेट सप्लाई, ये देख, ये सी, सॉरी सॉरी, सी सी सी, एग्रीगेट सप्लाई दैट इज सी प्लस एस, और ये सी प्लस आई है, ये था। और ये देख ये वाला इक्विलिब्रियम है भाई, भूल गया है? आ गया यार? अच्छा चलो, शुक्र है यार। किताब दिखाते रहे साथ साथ में, है भाई, किताब दिखाते रहे साथ साथ, इसका मतलब है, नहीं तो बच्चा भूलता रहेगा। बच्चा जमुड़ा, तू खतरनाक गेम खेल रहा है। अच्छा, इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो, नेशनल इनकम डज नॉट फॉल टू जीरो बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस। तो वो तो होती रहेगी। हमने कहा था एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हर सूरत होनी है। अच्छा बच्चों, ये क्या है? एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, कहता है सेविंग फंक्शन बना दो, बना लेंगे? कैसे? सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी। सी उधर चला गया, सी का पूरा फंक्शन पुट इन कर दिया, अप्लाई किया, तो देखो ये वाई में से क्या आ रहा है? -0.75, इधर क्या है 1, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 0.25 रह जाएगा। ठीक है? और क्या हो जाएगा? -100। ये मैथमेटिकल बात समझ आई? नहीं? आ गई? क्या किया? हाँ, सी की जगह सी की, ये सी है ना, तो वाई माइनस सी, तो इससे सेविंग फंक्शन बना दिया। अच्छा बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज, एब्सेंस ऑफ, जी शाबाश, एब्सेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? क्या चीज एब्सेंस है बच्चों? फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या नहीं होता? सोचो नहीं यार, बोल दोगे तो बात में। इनमें से जो मामला है वो ये है बच्चों कि, जी जी शाबाश, जवाब आया सी। क्या बच्चों? कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा बच्चों, कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो होगी। असल में बात पता है क्या बच्चों, किसी भी किसी भी जगह पहला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। किसी भी जगह ये जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, ऐसे ही है। अच्छा, इकोनॉमी अगर यहाँ पहुंच जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट मिल गया, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जितने भी लोग
बेरोजगार थे उन्हें रोजगार मिला नहीं, बल्कि जितनी सीटें फिल थी, खाली थी, वो सारी फुल हो गई। सीटें सारी फुल हो गई। अगर 100 सीटें थी जॉब की तो 100 सीटें फुल हो गई, ये फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर बंदे 110 थे तो अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह रहेगी। अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह रहेगी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी बच्चों जो क्या है शाबाश, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगी हर सूरत। क्यों? जो लोग विलिंगली काम नहीं करना चाहते वो तो बेरोजगार रहेंगे, ठीक है। बल्कि याद रखना, यहाँ जो बेरोजगारी होगी उसको कहेंगे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहेंगे? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इसकी दो वजूहात होती हैं, या ये दो चीजों का मजमुआ होती है। एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल मतलब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता रहता है और कुछ लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते, लिहाजा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हर सूरत रहेगी, इसका कोई हल नहीं। और दूसरा बच्चों क्या होगा? शाबाश, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हर सूरत रहेगी। कुछ लोग कुछ जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पर जाते रहेंगे, इसलिए ये दो अनएम्प्लॉयमेंट हर सूरत रहेंगी। क्लियर बच्चों? तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था? शाबाश, कि जितनी सीटें हैं वो सारी वो फुल हो जाएंगी, पूरे वर्कर कमोडेट नहीं होंगे। क्योंकि कुछ वर्कर अभी भी ऐसे होंगे जो जानबूझकर काम करना नहीं चाहते। तो जो जानबूझ के काम नहीं करना चाहते हम उन्हें काम पे नहीं बुला सकते। और आमतौर पे वाईएफ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब है हालात जो भी हो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना मुमकिन नहीं होता। क्लियर बच्चों? और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके दो मजमुए हैं, यानी दो का मजमुआ है। इसको कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और वजह इसकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जमा। स्ट्रक्चर कौन सी है? टेक्नोलॉजी बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। और दूसरी चीज क्या बच्चों? शाबाश, डन हो गया जी। अच्छा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है बच्चों? दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है, सी वाली ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों क्या है? एग्रीगेट डिमांड कर्व इन फॉलोइंग ग्राफ शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड AD1 टू AD नॉट, ठीक है जी। AD1 टू AD नॉट यानी रिवर्स जा रही है ना। अच्छा, क्यों जाएगी बच्चों? शाबाश, आउटपुट लेवल डिक्रीज हो गया है, प्राइस लेवल डिक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया है, नेट टैक्सेस डिक्रीज हो गए हैं, द मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया है। कौन सी ऑप्शन इसमें से मुझे चूज करनी चाहिए? एग्रीगेट डिमांड, जी बच्चों, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जी बच्चों, डी, मनी सप्लाई डिक्रीज कर दी गई। उसकी वजह से क्या हुआ? अच्छा, अब दूसरी तरफ देखें क्या होगा बच्चों। कहते हैं इन द सेम ग्राफ अबव ए टू बी, ये ये ए है, ये बी है। कैसे होगा? किसकी वजह से होगा? चेंज इन प्राइस लेवल। क्लियर जी? अच्छा, और उसके बाद क्या बच्चों होगा? शाबाश, दैट्स द aggregate supply is likely to nearly vertical for output level close to capacity। क्या बात कहना चाह रहे हैं? जब क्लोज टू कैपेसिटी पहुंचेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व तकरीबन वर्टिकल हो चुकी होगी। कौन कह रहा है? केन्स कह रहा होगा, ठीक है ना। तो कहता है इंटरेस्ट रेट आर वेरी हाई एंड देयर फॉर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज। दूसरा क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज हाई। और तीसरा क्या है? एट द आउटपुट लेवल क्लोज टू कैपेसिटी additional cost of producing more output is likely to very high। हम पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल कर चुके होंगे और अब इसके बाद अगर हम कॉस्ट बेयर करते हैं तो उसका बड़ा नुकसान होगा, मजीद प्रोडक्शन बनाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो तकरीबन हम पूरे के पूरे इस्तेमाल कर चुके हैं। अच्छा बच्चों, ये क्या आ गया जी?
ये तो कोई पुराने वाला आ गया है। चलो, ये क्या आ गया जी, लॉन्ग रन सप्लाई, ये तो इत्तेफाक से डिस्कस होगी। लॉन्ग रन इंटीग्रेटेड सप्लाई, फुल कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप याद रहेगा। अच्छा, अब यहाँ ना एक चीज याद रखें, जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसको हम क्या, कौन सा गैप कहते हैं, पॉजिटिव गैप कहते हैं, और डिफ्लेशनरी गैप को नेगेटिव गैप। इसका तीसरा नाम भी है इफेक्टिव डिमांड, कि अगर हम इक्विलिब्रियम से पीछे हैं तो इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड भी मौजूद है। क्लियर बच्चों? इसके अंदर ये मेन मेन बातें अगर आप याद कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा। डन हो गया जी? तो इसकी मेन मेन बातें आप ये वाली याद कर लेंगे, आई होप हो जाएंगी ना। चलो अच्छी बात है, ये मेन मेन बातें आप याद रख लें। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि देख लेते हैं कि हमने अब्दुल्ला से कहा था कि मजीद मेरी स्लाइडें भेज देना, या व्हाट्सएप पकड़ते हैं। अल्लाह अकबर। उसकी वजह कि इक्विलिब्रियम पीछे रह जाता है, और अभी जो आपकी कैपेसिटी होती है वो भी आपके पास मजीद होती है। यानी अभी आपके पास कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन और भी है, लेकिन मसला ये है कि उस कैपेसिटी के साथ आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या चल रहा है, कि आपकी प्रोडक्शन पीछे रह गई है और आउटपुट जो है वो कैपेसिटी आगे है। इसका मतलब आपके मुल्क में अभी इफेक्टिव डिमांड जो है वो मौजूद है, इफेक्टिव डिमांड जो है वो भी मौजूद है। क्लियर बच्चों? फायना उड़ाया करो यार, बुरी बात होती है, इस तरह अच्छी बात नहीं है। लोगों की दिल आजारी होगी, अभी बुरी बात है। आइंदा से अल्लाह से तौबा करो कि मैं गलत बात नहीं बोलूंगा। अभी तौबा कर ली, अल्लाह से तौबा बोलो, अल्लाह ताला मैं आइंदा से गलत बातें नहीं बोलूंगा, तू मुझे पास कर दे, मैं शरारतें नहीं करूंगा, मैं एक अच्छा और नेक इंसान बनूंगा, और एक बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के दुनिया की खिदमत करूंगा। तो अल्लाह तू मैंने जितने गुनाह किए हैं माफ कर दे, और मुझे एक दफा कामयाब कर दे। अच्छा बच्चों, चलिए सबसे पहली बात यह, पैटर्न ऑफ फ्लक्चुएशन इन ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज नोन एज, शाबाश। तो जब भी जीडीपी में बच्चों फ्लक्चुएशंस आएंगे, जब भी बच्चों जीडीपी में फ्लक्चुएशन आएंगे, तो ये टाइम सीरीज का एक चार्ट होगा, जिसके इस तरफ रियल आउटपुट होगी बच्चों, इस तरफ रियल, और ये इस तरफ फ्लक्चुएट करेगा ऐसे। ठीक है? तो जब भी फ्लक्चुएशन आए ग्रोथ में जीडीपी में, तो ये फ्लक्चुएशन का मतलब है, आप बात करें किस चीज की, बिजनेस साइकिल, और उसी का दूसरा नाम क्या है, ट्रेड साइकिल्स। उसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, जो बिजनेस साइकिल है वही आपका ट्रेड साइकिल है, ऐसे ही बच्चों। चलो अच्छी बात है। अच्छी जी, अब बच्चों बात आ गई, क्या कहता है कि व्हेन नेशनल इनकम इज इन इक्विलिब्रियम, an increase in investment causes equilibrium to change, which change of equivalent value would bring the national income to its original equilibrium level। जी बच्चों, कहता है कि when national income is in equilibrium, an increase in investment causes the equilibrium to change, which change equivalent value would bring the national income to its original equilibrium level। क्या हाल है बच्चों? अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को डिक्रीज कर दे तो ये वापस अपने लेवल पे आ सकती है। अगर हुकूमत ने गलती से भी जो है वो, हम जा रहे हैं इन्फ्लेशनरी गैप की तरफ, इस तरफ हुकूमत ने अगर अपने खर्चे बढ़ा दिए फिर तो और इन्फ्लेशन हो जाएगा, और अगर टैक्सेस कम कर दिए तो लोग खर्चा बढ़ा देंगे, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ गई तो ये तो तीनों हैं, ये इंजेक्शन के तौर पे काम करेंगे। टैक्सेस का कम करना, इसका मतलब है वो लोगों को ज्यादा सेविंग, आप कंजम्पशन करने की पावर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही है कि गवर्नमेंट क्या करे, अपनी कम कर दे। अच्छा बच्चों, अच्छा सपोज दैट न्यू इन्वेस्टमेंट इज वर्थ ऑफ 500 बिलियन एंड द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 8% एंड एमपीएम इज
30%, द इंक्रीज इन जीडीपी। तो जीडीपी में इंक्रीज कितना होगा बताओ जी। शाबाश, दो वैल्यूज दी हुई हैं आपको। 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो, मल्टीप्लाई कर दें 1/MP S के साथ, और MP, जी शाबाश बच्चों। एमपीसी कैसे होगा बच्चे? मल्टीप्लायर की वैल्यू जो होती है, लीकेज होते हैं ना उसके नीचे, तो एमपीसी को एमपीएस में कन्वर्ट कर दो, 1 में से माइनस कर दो। क्या हाल है बच्चों? ठीक है ना? तो देखो ना, एमपीएम ये बनेगा ना, दो ही तो है, एमपीटी दिया नहीं हुआ हमें। लिहाजा क्या करोगे, 500 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/MPC, क्या बन जाएगा, जमा एमपीएम। क्या हो जाएगा बच्चों? 500 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट टू जमा 0.3, क्या हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, राइट हो गई बात? चलो, डन रहेगा कि नहीं? चलो डन 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 कर देते हैं। अच्छा जी, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विच अंडरलाइज द एक्सेलरेशन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज। तो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल की बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है? जी शाबाश बच्चों, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन? फंडामेंटल, जी बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या ख्याल है बच्चों? सही कह रहे हैं। देखिए, अगर लिखा होता आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये होता मल्टीप्लायर, ये होता। और अगर कह रहा है इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, तो ये है एक्सेलरेशन। राइट हो गई बात? ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ गया विच द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल इज। जी, सही ऑर्डर क्या है बच्चों इनका? हम्म, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। ये देखे ना, ये आएगा ना, ये होगा बूम, इसके बाद क्या आएगा, रिसेशन, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, रिवाइवल। क्या हाल है? ऐसे ही है जी, ऐसी तरतीब बनेगी ना बच्चों, तो बी से ही आएगा। क्यों भाई? चेक कर लें आप, और कोई भी है, बूम के बाद रिकवरी शुरू होगी, बूम के बाद कौन सी रिकवरी होती है, और डिप्रेशन के बाद होती है। अच्छा बच्चों, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिक्रीज इफ, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिक्रीज हो जाएगी। जी बच्चों, सेविंग इंक्रीज हो जाए, लेकिन साथ साथ कंजम्पशन डिक्रीज हो जाए। कंजम्पशन डिक्रीज होने का मतलब भी वही है कि सेविंग इंक्रीज हो जाए। ठीक है जी, राइट होगी बात? अच्छा, in different phases of business cycle, dash we face more inflation and dash we face unemployment and deflation। जी बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट और क्या होता है बच्चों? अनएम्प्लॉयमेंट और डिफ्लेशन होता है ना, किसमें? डिप्रेशन में। सही है जी। तो इसका मतलब, इसका जवाब क्या होना चाहिए? ए एंड डी, ए एंड डी होना चाहिए ना। ठीक है, ए एंड, गलत हो गया। चलो, पता नहीं मैंने कहाँ लिख दिया इसको। चलो जो भी है। क्या गड़बड़ होगी? पीछे पीछे जा रहा हूँ। वाह भाई, सीखो।
लोग पीछे जा रहे हो। सी और डी सही तो है। अच्छा इसका था, ये गलत छप गया, चलो कोई नहीं, खैर। अच्छा बच्चों डायग्राम देखो। रिसेशन में यार अभी डिफ्लेशन हो रहा होता है। डिफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा किस में होती है? डिप्रेशन में होती है यार। क्या कहते हो? अगर अगर वो कहता है क्या कि मोर इन्फ्लेशन एंड वी फेस, नहीं, डिप्रेशन ही है। ठीक है, डिप्रेशन ही आएगा। अच्छा, द डायग्राम रिलेटेड विद, डायग्राम किससे रिलेटेड है बच्चों? डिमांड और जी बच्चों। मॉनेटरी मॉनेटरी सेक्टर। मॉनेटरी सेक्टर, इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट, इक्विलिब्रियम इन रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो डिमांड भी है सप्लाई भी है, तो इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वुड बी हायर? किस सूरत में मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई हो जाएगी? जी बच्चों। सी हो सकता है, क्योंकि कंजम्पशन भी तो हाई होनी चाहिए। पहले वाले में कंजम्पशन भी लो कर रहा है, इंपोर्ट भी लो कर रहा है। क्या ख्याल है बच्चों? जी बच्चों, इफ एग्रीगेट डिमांड इज एन इकोनॉमी दैट इज at 120 बिलियन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज 30 बिलियन एंड इम्पोर्ट इज, जी बच्चों, while investment is 30 billion, estimate the export output or which figure is correct? क्या हाल है बच्चों? वाई हो गया 85, बन जाएगा। क्यों भाई? जो वैल्यूज दी हैं वो पुट कर ले, जो नहीं है वो छोड़ दो। ठीक है, कंजम्पशन नहीं दी हुई, खैर जो है वो पुट कर दे। अच्छा बच्चों, वैल्यू कैसे आएगी? 120 जमा 30 जमा 30 एक्स माइनस 25। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, आ रही समझ बात? अच्छा भाई, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज ऑलवेज डैश आर डैश। 02, पक्की बात है जी। ओके, ये बड़ा मजे का सवाल है। क्यों बोला? आप मिक्स कर देते हैं एमपीसी के साथ। ये एमपीसी नहीं है, मल्टीप्लायर की वैल्यू एक से ज्यादा होगी, इंफिनिटी से कम होगी। ठीक है, एक से ज्यादा होगी, इंफिनिटी से कम होगी। क्लियर जी? इफ द चेंज इन जीडीपी इस, कितना हुआ बच्चों? शाबाश, 3000 बिलियन क्रिएटेड फ्रॉम द प्रीवियस लेवल एंड इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। मेरा ख्याल है ये सवाल हम रखते हैं कल पे। आप पहले 2 चैप्टर करके आए कल। कौन कौन से? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, और कौन सा? इन्वेस्टमेंट सेविंग। ठीक है जी। कल हम रिव्यू कर लेंगे किसको? 8वां चैप्टर है हमारा मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर का। मल्टीप्लायर, तो कल मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर से शुरू करें। ठीक हो गई बात? आज आप इसको इतना ही रखें, कल पहले आप वो करके। राइट जी। टेस्ट आपके कैसे चल रहे हैं? फाइबर चैप्टर 6 से क्या है? हाँ, टेस्ट कैसे चल रहे हैं बच्चों? टेस्ट सही चल रहे हैं, बातें बनी हुई हैं? चलो, बहरहाल ये है कि हम आपके साथ इस वीकेंड को आपकी ना रिवीजन सारी कंप्लीट करा दें।